रामदास राजकीय कला महाविद्यालय के एमए उत्तरार्ध के हिंदी के सभी विद्यार्थियों का मैं डॉक्टर अनीता नायर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित है कि हमने एमए उत्तरार्ध का जो प्रथम प्रश्न पत्र जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, उस पाठ्यक्रम में हमने हिंदी गद्य की जो विस्तृत आलोचना, चर्चा इत्यादि की थी और मुझे उम्मीद है कि आपको वो अच्छे से समझ भी आ गया होगा। फिर भी आपके कोई प्रश्न हो तो आप हमारे ग्रुप के माध्यम से अपने संशय और जिज्ञासाओं के बारे में सवाल कर सकते हैं। अब मैं आपसे चर्चा करूंगी एमए उत्तरार्ध के ही चतुर्थ प्रश्न पत्र को लेकर के, जो आधुनिक काव्य पर आधारित है। तो आधुनिक काव्य में जैसा कि आपको ध्यान होगा कि हमारे यहाँ पर आधुनिक काव्य प्रवृत्तियों में जो पुस्तकें संकलित हैं, उनकी मैं एक बार फिर से आपका पुनः स्मरण कराना चाहती हूँ। उस पाठ्यक्रम में आपके सबसे पहले कामायनी आपको जयशंकर प्रसाद की पढ़नी है, जिसमें चिंता और श्रद्धा सर्ग है, और राग विराग है जो कि आपको जो राम की शक्ति पूजा उसमें जो संकलित है वो कविता पढ़नी है, और आंगन के पार द्वार अज्ञेय का, इससे पहले हमने निराला की कविता की चर्चा की थी, राग विराग, और अब हम बात कर रहे हैं आंगन के पार द्वार जो कि अज्ञेय की रचना है। और इसके अलावा मुक्तिबोध की रचना चांद का मुंह टेढ़ा है, ये भी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, और आत्मजयी जो है वो कुंवर नारायण की कविता है। तो इन रचनाओं के विषय में हमें इसमें पढ़ना है। इसके अलावा कुल 4 व्याख्याएं आपके पाठ्यक्रम में प्रश्न पत्र में जो है वो आएंगी, और इस जो कि प्रत्येक इकाई से व्याख्या अपेक्षित है, आपको पता है, और उसमें विकल्प भी है आपके समक्ष। इसके अलावा 4 आलोचनात्मक प्रश्न भी आपके समक्ष हैं, जो कि हर इकाई से एक प्रश्न तो अपेक्षित है ही, और इसमें भी आंतरिक विकल्प जो है वो दिए हैं। इसके अलावा कुछ आपकी जो अनुशंसित ग्रंथ हैं इस प्रश्न पत्र के लिए, उनकी चर्चा मैं आपसे करना चाहती हूँ। डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक जो है कामायनी के अध्ययन की जो समस्याएं हैं उनको लेकर के, इसी तरह से मुक्तिबोध की एक पुस्तक है कामायनी एक पुनर्विचार, कामायनी में काव्य, संस्कृति और दर्शन शीर्षक से डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना की पुस्तक है। इसके अलावा आपको जो पढ़ना है निराला की साहित्य साधना पर एक पुस्तक है डॉक्टर रामविलास शर्मा की। निराला एक आत्महंत आस्था दूधनाथ सिंह की पुस्तक है। अज्ञेय पर लिखी है विश्वनाथ तिवारी जी की पुस्तक, और लंबी कविताओं का शिल्प विधान शीर्षक से नरेंद्र मोहन की एक पुस्तक आपके इसमें अनुशंसित है। इसके अलावा मुक्तिबोध को लेकर के अशोक चक्रधर की पुस्तक है, और समकालीन काव्य यात्रा पर नंद किशोर नवल की एक पुस्तक आपके कोर्स में है। बहरहाल तो हमने इनकी चर्चाएं की। अब मैं थोड़ी सी चर्चा आपको एक कामायनी पर करना चाहती हूँ। कामायनी का जो विषय प्रवेश हम मान लें इसे, कामायनी जो है कामायनीकार जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ कृतियों में मानी जाती है, और जैसा कि कहा जाता है कि जो कविता हम जिसे कहते हैं वो कविता जो है वो कवि के द्वारा निर्मित होती है, कवि के सृजन की श्रेष्ठतम प्रस्तुति के रूप में उसे देखा जाता है। तो जब कविता की हम इतनी प्रशंसा करते हैं तो उसके पीछे परिपार्श्व में जो कवि है उसके बारे में भी जान लेना हमारे लिए बेहद ज़रूरी होगा। और कवि जो है वो अपने समस्त कृतित्व और सृजनात्मकता और सृजन क्षमताओं के साथ में उस कविता के माध्यम से या उस काव्य ग्रंथ के माध्यम से हमारे समक्ष जो है वो किस तरह से प्रकारांतर से हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं। ये तमाम चीज़ें आप जब कामायनी को पढ़ोगे तो आपको एहसास होगा कि कामायनी जयशंकर प्रसाद जी के व्यक्तित्व को भी, उनके कृतित्व को भी और उनकी खूबियों को भी कहीं न कहीं प्रतिबिंबित करती है। तो जहाँ तक हम जयशंकर प्रसाद जी के व्यक्तित्व की बात करते हैं, तो उनका व्यक्तित्व जो है वो कहना चाहिए कि सर्वतोमुखी था। उनकी रचनाओं का अगर हम परिपेक्ष उठा करके देखते हैं तो आपको बखूबी पता है कि वो कविताओं का सृजन भी करते थे, उन्होंने नाटक भी लिखे हैं, उनकी कहानियाँ भी हैं, उनके उपन्यास भी हैं, और उनके आलोचनात्मक निबंध भी हैं। तो कुल मिलाकर के एक वो कहना चाहिए कि सर्वांगपूर्ण सर्जक के रूप में हमारे सामने आते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी प्रसाद के परिवेश की। जिस परिवेश में वो पैदा हुए और जिए, उन दोनों में कोई समानता नहीं थी। जन्म तो एक व्यापारी परिवार में हुआ, और उन्हें सुधनी साहू के नाम से उनके दादा को पुकारा जाता था, और बहुत उदार व्यक्ति थे, विद्वानों का सम्मान करते थे, और गरीब जनता को वो दान दक्षिणा बहुत
लुटाया करते थे, उसे लुटाना ही कहूँगी, क्योंकि जितने बड़े व्यापारी थे उतने बड़े ही वो दानी के रूप में भी सबके बीच में लोकप्रिय थे। हाँ, ये अलग बात है कि उनके यहाँ पर काव्य गोष्ठियाँ होती रहती थी, कलाकार आकर उनके घर में विश्राम करते थे। तो ये सब जो चीज़ें हैं, उनके हृदय की जो भावुकता थी, जो कविताओं को सुनकर के वो करुणाद्र और दयाद्र हो जाया करते थे, इन तमाम चीज़ों की खूबियाँ जो हैं वो प्रसाद के भीतर भी आपको उनकी कृतियों के माध्यम से भी आप उसे देख समझ सकते हैं। अब कहने का मतलब ये है कि कवि का जो बालपन था, शैशवावस्था थी, वो तो पूरे सुखों के साथ में, पूरी समृद्धि और संपन्नता के उच्चतम शिखर के साथ में वो बीतती है। और यही कारण है कि उनके उसमें जो कहना चाहिए जो खूबी है, जो दरियादिली है, जो बड़प्पन है, वो उनके उसमें नज़र आता है। अब धीरे धीरे जो कवियों का सानिध्य था, उनके घर में आने वाले जो लोग थे, रचनाकार थे, उनसे प्रेरित होकर के कवि उन्होंने खुद भी, प्रसाद जी ने खुद भी शैशव काल से ही काव्य रचना भी प्रारंभ कर दी थी। तो उनके बचपन की अवस्था की लिखी कविता की पंक्तियां मैं आपको सुनाना चाहूंगी। हारे सुरेश रमेश धनेश गणेशहु शेष न पावत पारे, पारे हैं कोटिक पात की पुंज कलाधर ताहि छिनो विचतारे, तारे को गिनती समनाही सुबे तो तरे प्रभु पापी विचारे, चारे न चले विरंचहि के जो दयालु वे शंकर नेक निहारे। अब इसको आप एक बच्चे की कविता कैसे कह सकते हैं? मतलब एक उनकी लेखनी के माध्यम से वो यहाँ पर्याप्त प्रौढ़ भी नजर आते हैं। खैर, ये तो बात है उनकी काव्य रचना की शुरुआत की, लेकिन उन्होंने बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठान उनके घर में जो होते रहते थे, तीर्थ यात्राएं जो होती थीं, उन सब से उनका प्रसाद जी का जीवन जो है शैव भक्ति के साथ में प्रारंभ होता है। इसीलिए वो अपनी रचनाओं में शैव दर्शन से भी प्रभावित रहे हैं। और उनकी शिक्षा दीक्षा घर में ही होती है, जैसा कि उस समय हुआ करता था। संस्कृत, अंग्रेज़ी, फारसी, अरबी, तमाम भाषाओं के लिए अध्यापक उनके यहाँ आते थे, उन्हें पढ़ाते थे। और कहना चाहिए कि उनके जो मित्र थे एक बचपन के, विश्वंभर नाथ जेजा, वो कहते हैं कि आपने 9 वर्ष की अवस्था में ही अमरकोश और लघु कौमुदी जो है वो कंठस्थ कर ली थी। तो उनकी स्मरण शक्ति भी बहुत तीव्र थी। और कुल मिलाकर के ये प्रसाद की जो प्रारंभिक अवस्थाएं हैं, उनकी ओर एक संक्षेप करती हैं कि किस तरह से वो बचपन से ही बहुत विद्वान और बहुत कहना चाहिए कि अपनी योग्यताओं के जो प्रमाण हैं वो प्रस्तुत कर चुके थे। लेकिन फिर क्या होता है कि कुछ समय बाद जब वो 12 वर्ष के थे तो उनके पिता का स्वर्गवास हो जाता है। और उनका स्वर्गवास होने के बाद में वो जो उनका बालपन और अबोधपन है, जो किशोरावस्था है, वो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। सारे घर का जो कार्यभार था वो उनके भाई जो शंभू रतन थे उनके कंधों पर आ पड़ता है। और कुल मिलाकर के उनके जीवन में द्वंद्व शुरू हो जाता है। और उनके जो भाई थे वो थोड़े मनमौजी किस्म के पहलवान व्यक्ति थे, और धीरे धीरे जो है उनकी संपत्ति भी क्षीण होने लगती है, और इस प्रकार गृह कलह भी शुरू हो जाता है। और जिस तरह से कहना चाहिए कि उनका कवि हृदय जो है प्रसाद का, वो करुणाद्र होकर के बहुत दुखी हो जाता है। और जो कलाकार है उनका वो इतना आर्त हो जाता है कि वो धीरे धीरे अपने आप को वहाँ से हटा करके अपने काव्य सृजन में लीन होने लगते हैं। और फिर कुछ समय बाद उनके भाई का साया भी उनके सर से उठ जाता है। और 17 वर्ष की अवस्था में ही प्रसाद जो है वो निस्सहाय थके हर एक नाविक की तरह से अपने परिवार की गृहस्थी की नैया जो है वो धीरे धीरे अकेले ही खेने पर मजबूर होते रहते हैं। अपनी इस कथा को कहते हैं काव्य के माध्यम से, बेसुध जो अपने सुख से जिनकी हैं सुप्त कथाएं, अवकाश भला है किनको सुनने को करुण कथाएं। उन्हें लगता है कि वो बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, और दिखाई देने लगता है कि जो उनका सुखी संसार था वो धीरे धीरे अब किस तरह से दुख और पीड़ा में उन्हें अकेलापन दे जाता है। बहरहाल इन सब से उनके भीतर की जो काव्य प्रतिभा है वो निखरती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि प्रतिकूलताओं में ही जीवन में व्यक्ति के भीतर की योग्यताओं का जो कमल है वो उसमें खिलता है। तो इस प्रकार कवि जो है अपने दुख को छिपा करके फिर धीरे धीरे अपने संसार को सुखी बनाने के प्रयास करते हैं प्रसाद जी। और इस प्रयास में जो है
उनका जो काव्य प्रतिभा है वो भी बेहद निखरती है। जब वो कहते हैं, अपनी ज्वाला से कर प्रकाश जब छोड़ चला सुंदर प्रारंभिक जीवन का निवास, वन गुहा कुंज मरु अंचल में हूँ खोज रहा अपना विकास, पागल में किस पर सदै रहा क्या मैंने ममता ली न तोड़, किस पर उदारता से रीछा किससे लगा दी न कहीं होड़, लूसा झुलसता दौड़ रहा कब मुझसे कोई फूल खिला, मैं स्वप्न देखता हूँ उजड़ा कल्पना लोक में निवास, देखा मैंने कब कुसुम हास। तो ये जो पीड़ा है उनकी रचनाओं के माध्यम से भी आपको दिखाई देती हैं और धीरे धीरे वो आनंद की खोज में बहुत लंबी यात्रा करते हैं और अपनी रचनाओं के माध्यम से धीरे धीरे वो अपने कवित्व क्षमता को प्रखर करते हैं और एक सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं। और उनकी जो सर्वश्रेष्ठ काव्य रचना है कामायनी, वो जब हम अध्ययन करेंगे तो हम देखेंगे कि प्रसाद के भीतर का वो जो कवि है वो जब प्रारंभ होकर के काव्य रचना में प्रवृत्त हुआ तो किस तरह से उन्होंने अपनी प्रतिकूलताओं को भी अपने लिए अनुकूल बना लिया और अपनी काव्य सृजनात्मकता को निखारने में उसका सहयोग लिया। बहरहाल आज सिर्फ इतना ही, अगली कक्षा में हम फिर बात करेंगे, तो तब तक के लिए